बाबू एसीसीएल के लिए जो हम आप लोगों को डिफरेंट इंपॉर्टेंट सीरीज भेज रहे हैं उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। 7 जनवरी 2024 को एसीसीएल में चिरमिरी एरिया में एक वाटर टैंकर का ब्रेक फेल हो जाने के कारण एक्सीडेंट हो गया। आप लोग माइनिंग वाले हैं, शायद पता है या नहीं है, बता दिया। यदि आपको हम एक क्वेश्चन पूछ ले कि यदि आपका जो है सर्विस ब्रेक फेल हो जाए तब आप कौन सा ब्रेक अप्लाई करेंगे, हम सब चर्चा करेंगे यही सब चीज का। ठीक है, सर्विस ब्रेक फेल हो जाने पर कौन सा ब्रेक इस्तेमाल करना चाहिए वो हम बताएंगे। और एचएमए में, सारे एचएमए में कौन कौन टाइप के ब्रेक्स होते हैं, डंपर में उससे ज्यादा भी होते हैं, डंपर या टिप्पर में उससे ज्यादा, तो उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। और एक ऑटो टिपिंग सिस्टम होता है, ये डंपर टिप्पर इनके लिए होता है सिर्फ। ठीक है, ब्रेक के टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम 10-12 को इंपॉर्टेंट चीज लेंगे। पहले इसको लेते हैं। सबसे पहले ब्रेक सिस्टम्स ऑफ एचएमएम, चाहे कोई टाइप का भी आपका एचएमएम क्यों ना हो, उसमें डंपर भी शामिल है, उसमें एक्सकावेटर भी शामिल है, उसमें ग्रेडर भी शामिल है, उसमें आपका डोजर भी शामिल है। तो कोई भी एचईएमएम क्यों ना हो, ये 3 ब्रेक इसेंशियल है। डंपर में इससे ज्यादा रहता है, अभी आगे चर्चा करेंगे। सर्विस ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। ठीक है, सर्विस ब्रेक को फुट ब्रेक भी बोलते हैं, पैर से लगता है, इसलिए इन जनरल भाषा में उसको फुट ब्रेक बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल नाम सर्विस ब्रेक है। कब अप्लाई करते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन। ब्रेक का काम क्या है, डंपर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड हो गया तो उसको कम कर देंगे, छोड़ दिया तो अपने आप स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि हम एक्सीलरेटर को पे पैर रख के चलते हैं, है ना। तो नॉर्मल ऑपरेशन में हम सर्विस ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस इमरजेंसी ब्रेक का कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका सर्विस ब्रेक फेल हो जाए। फेल्योर ऑफ द सर्विस ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक टू बी अप्लाइड। यदि आपका क्या बोला, सर्विस ब्रेक फेल हो जाए तब आपको इमरजेंसी ब्रेक लगा देना है, आपका गाड़ी रुक जाएगा। ठीक है, और इसका एक सर्टेन टाइम होता है। एक होता है पार्किंग ब्रेक, जो स्टेशनरी मशीन से, खड़ा मशीन है, उसमें मूवमेंट अपने आप ना हो जाए, कई बार लुढ़क जाता है, वो लुढ़के ना, उसके लिए होता है पार्किंग ब्रेक। बोलते हैं पार्किंग प्लेस में रखो, मतलब जहां गाड़ी खड़ा करना है, तो ये गाड़ी को खड़ा करने के लिए, खड़ा गाड़ी में पार्किंग ब्रेक लगा दीजिए, उसका मूवमेंट रुक जाएगा। टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द स्टेशनरी इक्विपमेंट। स्टेशनरी इक्विपमेंट मतलब जो स्थिर इक्विपमेंट है मशीन से, उसमें मूवमेंट ना हो जाए, इसलिए पार्किंग ब्रेक लगा देते हैं। कार कभी चलाया है, कार चलाएगा तो पता होगा, एक आपका हैंड ब्रेक बोलते हैं, वो हैंड ब्रेक नहीं है, वो है पार्किंग ब्रेक। क्या है, दैट इज द पार्किंग ब्रेक। ठीक है, तो ये हर टाइप के आएंगे, हर टाइप के एचएमएम में रहेगा। लेकिन इनके अलावा डंपर में भी रहेंगे। इसके अलावा डंपर में और 2 टाइप के ब्रेक होता है, डंप ब्रेक और एक रिटार्डर सिस्टम, या रिटार्डर ब्रेक भी बोलता है कोई। डंप ब्रेक जब आप मटेरियल अनलोड कीजिएगा तब इसको लगा देते हैं, तो गाड़ी आगे पीछे जाने से रुक जाता है। और नहीं तो क्या होगा, ऐसा पीछे की तरफ बैठ जा रहा तो गाड़ी आपको उठ जाएगा, वो सबको रोक देगा, गाड़ी को स्थिर कर देता है। एक रिटार्डर सिस्टम होता है, या रिटार्डर ब्रेक बोलता है, जो स्पीड को स्लो कर देता है। ये तो ब्रेक के बारे में हो गया। ब्रेक का टेस्टिंग ऑफ ब्रेक, मेरे टाइम वाला मत पढ़ लेना। मेरे टाइम में 7 दिन में एक बार ब्रेक टेस्टिंग करने का नियम था, वो खत्म हो गया। ठीक है, भूल जाना अब उसको। अब जो है नया नियम है, 2012 का सर्कुलर है। ठीक है, उसमें दिया कि हर शिफ्ट के शुरुआत के पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एवरी शिफ्ट, हर शिफ्ट के शुरुआत के पहले ऑपरेटर या कोई अन्य कॉम्पिटेंट पर्सन, जो कि मैनेजर ने उसको लिखित रूप में ऑथराइज किया है, वो ब्रेक टेस्ट करेगा। ठीक है, और इंजीनियर जो है ब्रेक टेस्टिंग का रिकॉर्ड रखेगा। ब्रेक और सीनियर ऑफिसर्स जो है वो सरप्राइज कई बार ब्रेक टेस्ट करेंगे। ठीक, इतना याद रखिएगा। एक ऑटो डिपिंग सिस्टम होता है, ये सिर्फ
ऑटो डिपिंग सिस्टम जैसे कि रोड में चलने वाले इक्विपमेंट के लिए, डंपर टिप्पर वो वाले, हर रोड में चलने वाले ऑटो डिपिंग सिस्टम। ये ऑटो डिपिंग सिस्टम क्या है? कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, हम बता रहे। एक समझिए मेरा हाथ एक डंपर है, ठीक है। अभी एक चीज बताने के लिए मैं दूसरा मोबाइल रखा हूं, और एक ये एक हाथ है, ये एक डंपर पकड़ लीजिए, डंपर इधर से आ रहा है, एक डंपर इधर से आ रहा। तो कई बार क्या होता है, कोई पूरा अपर दे के चलाता है, पूरा हेडलाइट को पूरा जला देता है, आगे वाले को क्या होगा, दिग्बोनी का अंधापन आ जाएगा, उसकी आंख में ग्लेयर पैदा नहीं होना चाहिए बोलता है। आपका जनरल लाइटिंग वाला रेगुलेशन पढ़ाए थे हम, वहां पे बताए थे ना कि लाइट ऐसा प्रोवाइड करना है कि उससे ग्लेयर पैदा हो, चकाचौंध ना हो जाए कि मुझे आगे इतना लाइट हो जाए कि मुझे दिखना ही बंद हो जाए, ऐसा नहीं हो चाहिए। तो ये एक डंपर है मान लो, और ये इधर इसके सामने से डंपर आ रहा है, और इसका हाई बीम लाइट है, मतलब बहुत ज्यादा लाइट है। कहने का मतलब हाई बीम लाइट मतलब बहुत ज्यादा तेज प्रकाश है। तो ये हर एक डंपर में आजकल ऑटो डिपिंग सिस्टम दे दिया। ऑटो डिपिंग सिस्टम कुछ होता है, एक सेंसर रहता है और एक कंट्रोल यूनिट रहता है। सेंसर सेंस करता है और कंट्रोल यूनिट को भेजता है। तो क्या करेगा, वो जो ऑटो डिपिंग सिस्टम है वो हाई बीम लाइट को लो बीम लाइट में चेंज कर देता, परिवर्तित कर देता, बदल देता है। कहने का मतलब कि इसका कितना भी लाइट दे करके क्यों न चल रहा हो, ये वाला डंपर जब इधर से आएगा तो इसके लाइट को अपने आप उस सिस्टम ने क्या कर दिया, कम कर दिया, और जैसे ही ये पार हो गया तो उसके लाइट को वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसके लाइट को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पार हो गया, खत्म हो गया। तो जब ये डंपर सामने से आने वाले डंपर के लगभग 150 मीटर दूर यदि कोई हाई बीम लाइट है, उस हाई बीम लाइट को ये वाले डंपर क्या करेगा, इसमें जो ऑटो डिपिंग सिस्टम लगा है उसके लाइट को कम कर देता है। इसमें भी वही बात होगी, हर डंपर में लगाना ऑटो डिपिंग सिस्टम। यदि ये वाले का हाई बीम लाइट है तो उसको लो बीम हाइट में बदल देगा। यही है ऑटो डिपिंग सिस्टम। क्या ये क्या है, ऑटो डिपिंग सिस्टम इज ऑटोमेटिकली स्विचिंग हाई बीम लाइट और लैंप टू लो beam as soon as it sends a vehicle from opposite direction at a distance of about 150 मीटर। जब सामने से कोई इक्विपमेंट आ रहा है, वो लगभग 150 मीटर दूर पे रहता है, तब ऑटो डिपिंग सिस्टम का सेंसर जो उसको सेंस कर लेता है और ऑटोमेटिकली उसके लाइट को कम कर देता है। कम कर दिया तो चकाचौंध या ग्लेयर जो पैदा होता है वो खत्म हो गया। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, हम आप लोग को सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर मोटा मोटी 1 साल पहले भेजे थे, 1 साल पहले भेजे थे। ये मेरा ही वीडियो है, इसमें कई सेफ्टी फीचर्स दिखाए होंगे। ये देखिए यहाँ 3 स्विच दिख रहा है आपको, वीडियो में 3 स्विच दिख रहा है सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर में। देखिए एक जो होता है, एक स्विच जो है किसके लिए होता है, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए ये 3 स्विच दिख रहा है जिसको हम जला के बता रहे थे। एक है तो ये लेडर में चढ़ने के लिए, यदि उसको ऑन कर दिया तो लेडर में आदमी चढ़ेगा रात में तो उसको लाइट रहेगा। दूसरा होता है इंजन कट ऑफ के लिए, मान लो इंजन कोई कारण से बंद नहीं हो रहा, ऊपर से बंद नहीं हो रहा स्विच से, तो आप नीचे से यहीं से भी उसको बंद कर सकते हैं। एक बैटरी कट ऑफ स्विच भी रहता है, उसको बैटरी कट ऑफ स्विच अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो मेरे हाथ के पास दिख रहा है जिसको छुआ अभी मैंने, ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं प्रोक्सिमेट वार्निंग डिवाइस। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमेट वार्निंग डिवाइस। इस वीडियो में मैंने क्या किया हूं, फील्ड में जाकर के एक्चुअल सब सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर को बताया। सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर में क्या होगा, मतलब सुरक्षा के क्या क्या संसाधन है। सबसे बेसिक क्या होता है, ब्रेक के बारे में यहां चर्चा हो गया, छोड़ देते हैं। ब्रेक के बाद क्या था, हेडलाइट, ये जिसको लाइट बोलते हैं, हॉर्न, ठीक है। उसके बाद सीट बेल्ट, ऑपरेटर का सीट बेल्ट, ऊपर से कैनोपी जो रेगुलेशन 126 में हम अंडरग्राउंड के लिए बताए थे। तो हम वहां ये भी बोले थे कि ये तो रेगुलेशन सिर्फ 126 अंडरग्राउंड के लिए है, लेकिन ये कैनोपी का प्रोविजन ओपन कास्ट में भी होता है, लेकिन वो रेगुलेशन 126 स्पेशली अंडरग्राउंड के लिए, ठीक है।
तो यहां पर भी होता है, केबिन रहता है, ठीक है, जिसमें ऑपरेटर बैठता है। वो सब्सटेंशियली डिजाइन रहता है और एर्गोनॉमेटिकली डिजाइंड होता है, चाहे वो अंडरग्राउंड का मशीन हो चाहे ओपन कास्ट का मशीन हो। ये हुआ। इसके अलावा क्या बताए थे, प्रोक्सिमेट वार्निंग डिवाइस वहां बताए हैं सेफ्टी फीचर्स में कि एक सर्टेन डिस्टेंस में यदि डंपर के आसपास कोई व्यक्ति या वस्तु मशीन यदि आ जाए तो वो क्या करता है, उसको सेंस करता है और ऑपरेटर को डैशबोर्ड पे खबर कर देता है, वार्निंग करता है। इसलिए प्रोक्सिमेट वार्निंग डिवाइस मतलब पास वाला कोई चीज को सेंस करके उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। एवीए होता है, जो डंपर जब रिवर्स होता है तो चुई 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 बजता है। कभी ग्रेडर या उसमें भी देखे होंगे आप, क्या बोलते हैं, डोजर में, ये एवीए होता है। ऑडियो विजुअल अलार्म एसडीएल में होता है, एलएसडी में होता है, ठीक है, एवीए होता है। अब पीछे साइड में देखोगे रियर व्यू कैमरा होता है। रियर व्यू कैमरा होता है कि पीछे में यदि कोई चीज है तो आपको डैशबोर्ड में दिख जाएगा। आजकल कार में भी आ गया है सिस्टम। उसके अलावा आपने देखा होगा बड़ा बड़ा दो मिरर लगा रहता है। साइड मिरर के अलावा दो बड़ा बड़ा मिरर रहता है, उसको ब्लाइंड स्पॉट मिरर बोलता है। डंपर ऑपरेटर के लिए कुछ स्पॉट जो वहां बैठ करके आपको एकदम पास वाला कुछ नहीं दिखता है, इसलिए दो तरफ दो ब्लाइंड स्पॉट मिरर रहता है, ताकि ब्लाइंड स्पॉट में जहां वो नहीं देख पा रहा है ऑपरेटर सीट पे बैठे हुए, वो जो आपका मिरर है वो बता देगा, ताकि किसी आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ने से बच जाएगा, ठीक है। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम होता है, जिसको AFDSS बोलता है। वहां पे हमने डिटेल में बताए हैं। 20,000 देखा है इस वीडियो को, 20,000 व्यूज आया है एक साल में, उसको जाके देखिएगा आप लोग भी। सेफ्टी फीचर्स ऑफ डंपर में वहां पे सब चीज को छू छू के बताया है, ठीक है। स्ट्रिंग अरेंजमेंट होता है। स्ट्रिंग अरेंजमेंट के अलावा एक इमरजेंसी स्ट्रिंग होता है, जो 30 सेकंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका हाइड्रोलिक सिस्टम से डंपर चलता हो, यदि डंपर बंद हो गया और यदि आपका जिस डायरेक्शन में डंपर जा रहा तो आप तो उसी में जाएगा, क्योंकि आपका सारा सिस्टम बंद हो गया, स्ट्रिंग भी लॉक हो जाता है। तो वो इमरजेंसी स्ट्रिंग के माध्यम से आप जो है उस डंपर को मोड़ सकते हैं, लेकिन वो 30 ही सेकंड के लिए काम करता है। तो ये मोटा मोटी जो हुए आपके क्या हुए, डंपर के सेफ्टी फीचर्स हुए, ठीक है। और हम दूसरी चीज को भी देखते हैं। तो रेगुलेशन 104 SMP को हमने आधा घंटा का डिटेल बताया है। CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट और CMR प्लेलिस्ट, वहां पे हम बताया हजार्ड किसको बोलते हैं, रिस्क किसको बोलते हैं, और एक SMP का पूरा प्लेलिस्ट है। जिनको डिटेल में देखना है वहां जाके देखिएगा। यहां हम डिटेल नहीं बताएंगे, यहाँ एग्जाम का टाइम है, SCCL का एग्जाम आ गया। शॉर्ट में हम यहां पर SMP को समझाने का प्रयास करेंगे। अब उसमें कितना सफल होंगे, शॉर्ट में है इसलिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने मेरा SMP 104 देखा होगा डिटेल वाला, वो उसको बहुत फायदा होगा। तो 8 सब रेगुलेशन है इसमें, ठीक है। तो 8 सब रेगुलेशन का पहला जो 1 2 3 है, इन्हीं को 1 2 3 4 को, इनको जो समझ गया तो बाकी 5 6 7 8 में कुछ नहीं है, ठीक है। वो एक एक लाइन का, एक लाइन नहीं, आधा लाइन बता दूंगा। एलिमेंट्स ऑफ द SMP, इस SMP में होता क्या है, करते क्या है। एक एलिमेंट्स है और एक कंटेंट। कंटेंट अलग चीज होता है, ठीक है। कंटेंट अलग चीज होता है, एलिमेंट्स अलग चीज होता है। SMP कैसे बनाते हैं वो सब वहां बताया है। अभी हम सिर्फ मेन थीम पे चर्चा करेंगे। एलिमेंट्स, क्या क्या एलिमेंट्स होता है। अरे भैया बताया, अभी हम क्या बोले, हजार्ड बता दिया, वहां रिस्क बता दिया, मतलब उसी का नहीं इससे संबंध होगा। तो हजार्ड 2 टाइप का होता है, ठीक है। रिस्क भी जो है किसको किसको होगा, एक सीधा मेरा बॉडीली इंजरी हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है कि मेरा बॉडीली इंजरी नहीं हुआ, मेरे मारचोट नहीं लगा, मुझे कोई इंजरी नहीं हुआ, लेकिन मुझे कान में सुनाई आना खत्म हो गया, बहरा हो गया, ठीक है। आंख में दिखना बंद हो गया, मेरा फेफड़ा काम करना बंद हो गया, न्यूमोकोनियोसिस हो गया, उसके भी कई टाइप में बताए कई बार। ऐसा कोई बीमारी हो जाए, नोटिफाइड डिजीज,
वो भी क्या है, वो हेल्थ प्रॉब्लम है। तो रिस्क जो है वो हेल्थ को भी हो सकता है और मेरे बॉडीली इंजुरी में भी हो सकता है, दो टाइप का हुआ। तो जब भी हम एसएमपी की बात करेंगे तो सिर्फ इंजुरी की ही बात नहीं होगी, सेफ्टी की बात नहीं होगी। सिर्फ सेफ्टी मतलब बॉडीली इंजुरी सेफ्टी की बात नहीं होगी, सेफ्टी की बात होगी, हेल्थ सेफ्टी की भी बात होगी। ठीक है, मतलब यदि एसएमपी का मेन थीम पकड़िएगा तो ये काहे के लिए, जो एम्प्लॉय है उसको बॉडीली इंजुरी से बचाने के लिए, मतलब उसके सेफ्टी के लिए, उसके शरीर की सुरक्षा के लिए, और दूसरा उसके शरीर के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। दो बातें ख्याल रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे में कई बार ये वो कर दिया तो फिर भूल जाते, बोले हेल्थ का क्या मतलब, अरे हेल्थ सबसे बड़ा तो हेल्थ है। बॉडीली इंजुरी से अब रिकवरी हो जाता है, न्यूमोकोनियोसिस हो गया तो रिकवरी होगा, नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होता है। बहरा हो गया तो गया, अंधा हो गया तो गया। ठीक है, तो NIHL हो गया जिसको नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो हेल्थ समस्या उसको भी एड्रेस करता है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ द एसएमपी में 5 बात दिया है। कितना दिया है? 5 बात। 5 बात याद नहीं रखना बेटा, 2 बात याद रखना। कितना बात? 2 बात। कितनी बात याद रखना? 2 बात। वो 2 बात के आधार पे 3 बात लिखी है। ठीक है, लोग उसी में बोलते हैं बाकायदा कर रहे एलिमेंट्स में बहुत सारी चीज दे दिया। सब रेगुलेशन 1 में एलिमेंट्स दिया है, वहां नहीं लिखा रेगुलेशन के बुक में, ये मैं बता रहा हूं। तो क्या होगा बकाया, कुछ नहीं करना, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स टू सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ द पर्सन इंप्लॉयड इन द माइन आर एट वर्क। मतलब क्या करना है आपको, पहला काम क्या करना है, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स। क्या करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई मतलब पता लगाना, आइडेंटिफाई द हजार्ड्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी। और सेफ्टी एंड हेल्थ एक क्या बात हुआ, हेल्थ एंड सेफ्टी एक बात। ये पहला काम होता है एसएमपी में कि कौन कौन खतरे हैं, वो खतरों को पता करना। खतरा तभी बोलते हैं जब इसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व होगा। जैसे बिजली में क्या एनर्जी है, कोई बोल्डर लटका हुआ है बेंच पे, यदि वो गिरेगा तो स्टैटिक जो एनर्जी था वो काहे में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो जब भी खतरा की बात आएगी, खतरा में क्या होता है, कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व होता है। बारूद में कौन सा एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी, एक्सप्लोजन केमिकल एनर्जी। उसको हम ब्लास्ट करते हैं तो उससे कहीं हमने प्रिकॉशंस नहीं लिया तो क्या होता है, किसी को मारचोट लग सकता है, किसी के हेड को जाके फ्लाइंग रॉक्स लग सकता है। उसके हैंडलिंग के टाइम में हमने वहीं पे लियर सू करने लगे, वहीं फेंक दिया तो डिटोनेटर भी यार एक्सप्लोसिव भी ब्लास्ट हो गया। तो केमिकल एनर्जी वो खतरा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द हजार्ड्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ और सेफ्टी के लिए क्या क्या हजार्ड्स है, जैसे डस्ट क्या है, डस्ट भी एक हजार्ड है। ठीक है, तो वो पड़ा हुआ है, जमीन में पड़ा, स्टैटिक है। लेकिन यदि मशीन चला तो वो वहां से उठ के ऊपर आ गया तो काइनेटिक हो गया ना, एयरबोर्न हो गया। आइडेंटिफाई द हजार्ड्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी और सेफ्टी एंड हेल्थ। नंबर 2 क्या बोला, रिस्क। assess the risk to safety and health। सेफ्टी एंड हेल्थ या हेल्थ एंड सेफ्टी एक ही बात होता है। ठीक, आपके हेल्थ को और व्यक्ति की सुरक्षा को क्या क्या रिस्क है। रिस्क किसको बोलते हैं, छोटा एक लाइन बता, कोई घटना घटित होने की संभावना, यदि खतरा है तब कोई घटना घटित होने की संभावना को बताने के लिए रिस्क शब्द का उपयोग करते हैं। ये खतरा नहीं है, खतरा इसको बोलते हैं हैजार्ड को, हैजार्ड या डेंजर, ये है खतरा। खतरा है तो खतरा के घटित होने की संभावना को व्यक्त करने के लिए हम रिस्क शब्द का इस्तेमाल करते हैं। होगा नहीं होगा, होगा कितना होगा। ठीक है,
होगा तो उससे क्या इंपैक्ट होगा, वो सब बताता है रिस्क से। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया भैया, हैजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क को असेस कर लिया, रिस्क का मूल्यांकन कर लिया कि कितना है कितना नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, ये असेसमेंट कर लिया। तो अब क्या करना होगा, इनको ये दोनों चीज को यार रिकॉर्ड कर लेना होगा। क्या करना होगा, रिकॉर्ड द आइडेंटिफाइड हैजार्ड। बस ये मैं रिकॉर्ड में लिख दे रहा हूं। रिकॉर्ड में क्या करना है, रिकॉर्ड हम बोला नहीं, दो बात याद रखना, बाकी तीन बात ऐसे ही हो जाएगा, ए सी हो गया, डी हो गया, ई हो जाएगा। रिकॉर्ड द आइडेंटिफाइड हैजार्ड एंड रिस्क असेस्ड। जो रिस्क आपने पता किया, रिस्क का मूल्यांकन किया है और जो खतरा आपने पता किया उसको रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक, डी में चौथा क्या बोलता है कि ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के बाद फिर रिकॉर्ड रखना, ये जो रिकॉर्ड आपने रखा है कि कौन कौन से आइडेंटिफाइड हैजार्ड है, कौन कौन से रिस्क का हमने मूल्यांकन कर लिया है, उसका रिकॉर्ड को इंप्लॉइज के इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल रखना है। क्या करना है, उसके इंस्पेक्शन के लिए, मतलब कभी भी आके देख सकता है कि मेरे माइंड में क्या क्या हैजार्ड्स है, मेरे माइंड में कौन कौन से रिस्क अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, मतलब रिस्क है तो उसको कैसे टाला जाए उसका फिर बाद में चर्चा करेंगे। उसके ABCDE 5 बोला ना, पांचवा में क्या होगा बेटा कि आपने ये जो आइडेंटिफिकेशन किया हैजार्ड का या रिस्क को असेस किया तो क्या मनमर्जी से कर लिया, नहीं, इसके लिए एक एप्रोप्रिएट प्रोसेस को फॉलो करना है। क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट के लिए एक उपयुक्त पद्धति को अपनाना है, वो बोलता है ई में। यहां पे क्या प्रोसेस के बारे में बताता है, जो आपने खतरों की पहचान की और रिस्क का असेसमेंट किया उसके लिए एक उपयुक्त एंड एप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉलो, ऐसा रेगुलेशन लिखा होगा, फॉलो एंड एप्रोप्रिएट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड्स एंड रिस्क असेस्ड, ऐसा लिखा होगा। उसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो खतरा पहचानने के लिए और रिस्क का असेसमेंट करने के लिए एक उपयुक्त पद्धति को अपनाना है। ठीक है, ये हुआ, ये इतना क्या बात हुआ आपका एलिमेंट्स ऑफ द SMP। अब नेक्स्ट सब रेगुलेशन 2 देखते हैं। हम अब एक बात बता देता हूं, रेगुलेशन 104 में सब रेगुलेशन 1 से लेके सब रेगुलेशन 8 तक, सिर्फ सब रेगुलेशन 7 को छोड़ करके, सब रेगुलेशन 7 में है सबमिशन ऑफ SMP, उसमें सिर्फ ओनर एजेंट और मैनेजर है। बाकी जहां जहां पर भी है वहां ओनर एजेंट एंड मैनेजर है। अभी जैसे सब रेगुलेशन 1 बोला तो वहां पर भी वो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजार्ड है, असेसमेंट ऑफ रिस्क है, उसका रिकॉर्ड करना, लोगों के लिए अवेलेबल करवाना, एप्रोप्रिएट प्रोसेस को फॉलो करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन करवाएगा, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन सेल, ऐसा करके लिखा होगा और वो 5 बात लिखी होगी। वैसे रिस्क मैनेजमेंट, देखिए रिस्क है तो उसका मैनेजमेंट करना ना होगा। मैनेजमेंट मतलब क्या, कंट्रोल मेजर्स लेना। कंट्रोल मेजर्स क्या होता, सावधानियां लेना। क्या लेना है, सावधानियां लेना है कि भैया ये है तो इसको दूर करने के लिए ये उपाय है। कंट्रोल मेजर्स का मतलब होता है नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण उपाय क्या होगा, प्रिकॉशंस, कुछ नहीं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोल मेजर्स है। ये इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए कंट्रोल मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स। तो इनको कौन डिटरमाइन करेगा और किसके साथ मिलके करेगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, पहला वाले पे आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट किसकी जिम्मे की चीज है, या कंट्रोल मेजर्स कौन डिटरमाइन करेगा और किनके साथ मिलकर डिटरमाइन करेगा। तो क्या बोलता है, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमिटी ऑफ द माइन एंड द ISO shall determine the measures। क्या बोलता है, ओनर एजेंट और मैनेजर
माइन के में जो सेफ्टी कमेटी होता है, रूल 29T में सेफ्टी कमेटी दिया, उस सेफ्टी कमेटी के साथ मिल बैठ करके बातचीत करके, और कंपनी में जो ISO है, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अधिकारियों के साथ मिल बैठ करके कंट्रोल मेजर्स डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल मेजर्स डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन द कंट्रोल्स, कंट्रोल्स मतलब कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। वही हुआ रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्या बोल रहा है? द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, कामा लगा है, कामा, आफ्टर कंसल्टिंग, इसको याद रखेंगे, आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमेटी, SC मतलब सेफ्टी कमेटी ऑफ द माइन, यानी लिख रहा हूं सेफ्टी कमेटी ऑफ द माइन एंड ISO, यहां कामा लग गया, द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर सेल। देखिए ऐसा अंग्रेजी पढ़ते बेटा, द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर सेल, ये ओनर, एजेंट एंड मैनेजर करेगा, लेकिन किसके साथ मिलके? आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमेटी ऑफ द माइन एंड ISO, द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर सेल डिटरमाइन द मेजर्स। क्या करेंगे वो? सेल डिटरमाइन द मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स या कंट्रोल्स बोलते हैं जिसको। कंट्रोल मेजर्स बोलिए, कंट्रोल्स बोलिए, मेजर्स बोलिए, की बात होता है। ये ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर जो है, सेफ्टी कमेटी और ISO के साथ मिल करके कंट्रोल मेजर्स डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन निर्धारित करेंगे। क्या चीज के लिए करेंगे? 4 बात है, 3 बात को याद रखिएगा, ठीक है। एनी रिकॉर्डेड, इलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क। कोई आप ऊपर में किए ना, 1 एलिमेंट्स ऑफ द SMP में पॉइंट नंबर 3 था, रिकॉर्डिंग ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द आइडेंटिफाइड हजार्ड्स एंड रिस्क असेस। रिकॉर्डिंग किया था आपने, तो आपके पास तो रिस्क रिकॉर्डेड है। तो कोई रिकॉर्डेड रिस्क यदि है तो उसको दूर करने के लिए, एलिमिनेट मतलब दूर करने के लिए, ओनर, एजेंट और मैनेजर जो है, ये 2 संस्थाओं के साथ मिल करके क्या निर्धारित करेंगे? कंट्रोल मेजर्स। अब समझ आएगा जी, बड़का रेगुलेशन है, थोड़ा समझने में बच्चा लोग को दिक्कत होता है, हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा था, ओनर, एजेंट एंड मैनेजर सेल डिटरमाइन द मेजर्स आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमेटी एंड ISO। काहे के लिए ये सावधानियां या कंट्रोल मेजर्स किसके लिए लेंगे? इलिमिनेट एनी रिकॉर्डेड रिस्क, यदि कोई रिकॉर्डेड रिस्क है उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? वो डिटरमाइन द मेजर्स, उसके लिए कुछ उपाय खोजेंगे, उपाय निर्धारित करेंगे, ठीक। नंबर 2 क्या करेंगे? मिनिमाइज द रिस्क और कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स। 3 चीजें, ठीक है। क्या बोला? कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स। जिस जगह पर रिस्क है वहीं पे उसको क्या कर दिया जाए? कंट्रोल कर दिया जाए, रोक दिया जाए, वहीं उसका रोकथाम कर दे। इसके लिए क्या करेंगे ओनर, एजेंट एंड मैनेजर? डिटरमाइन द मेजर्स, डिटरमाइन द मेजर्स। उसके लिए वो उपाय खोजेंगे। किनके साथ मिल बैठ के खोजेंगे? आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमेटी ऑफ द माइन एंड ISO ऑफ द कंपनी, ठीक। तीसरा क्या बोला? मिनिमाइज द रिस्क। ये पॉइंट आगे पीछे हो सकते बेटा। मिनिमाइज द रिस्क, और रिस्क को कम करने के लिए यदि हम इलिमिनेट नहीं कर सके, रिस्क को, तो और कंट्रोल भी नहीं कर सके, तो उसको कम से कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए उपाय खोजेंगे। डिटरमाइन द मेजर्स, उसके मेजर्स को डिटरमाइन करेंगे ओनर, एजेंट एंड मैनेजर, ठीक है। और एक चौथा बात क्या बोलता है कि ऐसा कोई रिस्क है जो कि कम है और उसको चलने दिया जा सकता है, तो उसके ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट करके रखना है कि उस पर नजर रखी जाए, ठीक है। यह हुआ रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क ए कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं जिसमें डेफिनेशन ऑफ SMP है। पहले बोल देते फिर यहां लिखेंगे। डेफिनेशन ऑफ SMP में क्या बोलता है? अरे आपने क्या किया अभी तक? एलिमेंट्स
देखे, एलिमेंट्स देखे थे जी, एलिमेंट्स ऑफ एसएमपी देखा सब रेगुलेशन 1 में। 2 में रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क कंट्रोल जिसको बोल सकते हैं, या कंट्रोल मेजर्स बोल सकते हैं, वो भी देख लिए, यही ना काम किया। तो एसएमपी का डेफिनेशन में क्या हो, यही सब ना आएगा। तो क्या बताया अभी तक ने, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड हजार्ड्स एंड रिस्क असेस्ड, ओनर एजेंट एंड मैनेजर shall prepare an auditable document called SMP. This is the definition of SMP. ये कहां लिखा है, सब रेगुलेशन 3 में लिखा है, डेफिनेशन ऑफ SMP। क्या बोला बेटा, जो आपने बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड हजार्ड, जो आपने हजार्ड को आइडेंटिफाई किया और जो आपने रिस्क असेस किया, उसके आधार पर ओनर एजेंट एंड मैनेजर, हम बोला 104 में सिर्फ सब रेगुलेशन 7 में ओनर एजेंट और मैनेजर है, बाकी सब जगह ओनर एजेंट एंड मैनेजर है। ठीक है, अभी एक बच्चा लिख रहा था, कहीं हिंदी का बुक पढ़ लिया होगा कि सर वो 123(2) में तो ओनर एजेंट और मैनेजर है। मैं बोला तुम पढ़ रहा बेटा, मैं पढ़ चुका हूं। ठीक है, वहां पे भी क्या 123 के 2 में कोई हम पार्ट टाइम बताएंगे, 15, 16, 14 किसी में बताए होंगे। इसी पर ओनर एजेंट एंड मैनेजर सेल्फ फार्मूलेट ये सपोर्ट प्लान, ऐसा कुछ करके बताया होगा। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ एसएमपी कहां पे दिया है, सब रेगुलेशन 3 में। डेफिनेशन ऑफ डी एप्लीकेबल मतलब डेफिनेशन ऑफ एसएमपी क्या बोला बेटा, क्या बोला, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड हजार्ड्स and risk assessed, owner, agent and manager shall prepare an auditable document called SMP. कौन सा है ये, ऑडिटेबल, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है। SMP क्या है, ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऑडिटर बोलते आते हैं तो ऑडिटर कई टाइप के होते हैं। सेफ्टी ऑडिटर होता है, फाइनेंशियल ऑडिटर होता है, ऑडिटर के भी टाइप होते हैं। तो इसको हम देखे परखे कि इसमें ये था, इसका पालन हुआ कि नहीं हुआ, इसमें क्या कमी रह गया, वो सब चीज जो है ऑडिट में आता है। ऑडिट पकड़ता है कि हमने कहां पे मिस्टेक किया, बना लिया, सब कर दिया, रूल रेगुलेशन रिस्क कंट्रोल के लिए उपाय कर लिए, जिसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं सब रेगुलेशन 2 में, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए ये ऑडिटेबल है और इसमें रिव्यू का भी संभावना रहता है। तो डेफिनेशन ऑफ एसएमपी में क्या बोलेंगे, क्या बोला, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड हजार्ड एंड रिस्क असेस्ड, ओनर एजेंट एंड मैनेजर शैल प्रिपेयर एन ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट कॉल्ड एसएमपी। आपने जो खतरे की पहचान की है और रिस्क का असेसमेंट किया है, उसके आधार पर ओनर एजेंट एंड मैनेजर एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसको एसएमपी बोलते हैं। नंबर 4 देखते हैं, सब रेगुलेशन 4। सब रेगुलेशन 4 हम बता रहे हैं, ड्यूटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, ड्यूटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन, और यही वह एक सब रेगुलेशन 8 है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन दिया है। दोनों एक के बाद है तो 8 को छोड़ देंगे, एक ही जैसा चीज है। ठीक है, जो ड्यूटी ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, एसएमपी को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा, ओनर एजेंट एंड मैनेजर। ये तो 4 है ना जी, सिर्फ 7 में बोला। ठीक है, 5 में क्या है, कंटेंट्स ऑफ एसएमपी। जब भी आप सीधा सिर्फ आप आइडेंटिफाई हजार्ड लिख देंगे, रिस्क असेस लिख देंगे, उसके कंट्रोल मेजर लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनता है, कोई फिल्म देखा कभी, उसका भूमिका बनता है पहले, तो ये भूमिका है, भूमिका में क्या क्या रहेगा। ठीक है, एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स में तो 2 ही चीज के ऊपर बताया हमने, बात बताया वहां 5, लेकिन बात 2 ही था। एक हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया और रिस्क को असेस करने के लिए बताया, और वो रिस्क और दोनों जो है सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए रहेगा। ठीक है, मतलब एसएमपी सेफ्टी एंड हेल्थ दोनों के लिए, ये एकदम इसमें इन कर लेना। ठीक, कंटेंट्स में क्या रहेगा,
कंटेंट्स ऑफ एसएमपी में एक गिलास पानी पीता हूं। जब कोई हम काम करते हैं तो उसके पहले कुछ हम स्टार्टिंग का ब्यौरा देते हैं, वही ब्यौरा रहता है कंटेंट्स ऑफ एसएमपी में। एसएमपी में क्या क्या रहेगा, क्या स्टार्टिंग दिखाएगा, वो आइडेंटिफाइड हजार्ड, असेसमेंट ऑफ रिस्क, उसका कैलकुलेशन, फिर उसके कंट्रोल मेजर जिसको रिस्क मैनेजमेंट, वो तो सब रहेगा, वो तो इंपॉर्टेंट चीज है, वही तो जान है। लेकिन ये जान के पहले भी आन रहता है, बान रहता है, वो है कंटेंट्स ऑफ एसएमपी। आपका कंपनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, उस कंपनी का डिफाइंड माइन सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी क्या है, ये लिखना होगा। कि मान लो हम कोल इंडिया में है, तो कोल इंडिया की माइन सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी क्या है, ये लिख देना होगा, 4-6 लाइन जो भी है, ठीक है। इस पॉलिसी को कैसे हम अचीव करेंगे, लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए प्लान क्या है वो दिखाना होगा। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या क्या है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मेरा माइन सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए पॉलिसी है, तो ऐसे ही हो जाएगा। उसके लिए आपने कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया होगा, वो रहेगा। प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान क्या है, हमको लिखना होता है इसमें एक और चीज कि 5 प्रिंसिपल हजार्ड बताना होता है हर माइन का। 5 क्या सबसे बड़े खतरे, तो वो 5 बड़े खतरों को डील करने के लिए, दूर करने के लिए, हटाने के लिए आपके पास क्या प्लान है, प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान और रिव्यू, ठीक है। और ये सब चीज को पाने के लिए, रिव्यू करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए रास्ते क्या है आपके पास, क्या तरीके, वेज अंग्रेजी में लिखा होगा, वेज, WAYS, वेज। तो ठीक है, कंटेंट्स में क्या क्या हुआ, ठीक। द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान शैल कंटेन, अब वो सब नहीं लिख रहे, क्या रहेगा पहले, डिफाइन माइन सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ये रहेगा, ठीक है। सीधा वो सब नहीं लिखेंगे, पहले ये बताना होगा, 2, 4, 5 पेज, 10 पेज जो रहेगा इसका रहेगा, मतलब ये यहां जो कंटेंट है उसको बता रहे, सब यही 10 पेज में रहेगा, ये नहीं बोल रहा हूं। डिफाइंड माइन सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी। दूसरी बात, ये जो हेल्थ सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी आपकी कंपनी को, इसको इंप्लीमेंट करने का प्लान टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी का मतलब माइन सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी को कैसे लागू करेंगे उसका प्लान। और क्या बताया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। डी स्पेलिंग देख लेना बाबू, घसीट दिया। और क्या बताया, एक प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, HMP क्या होता है, हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, प्रिंसिपल हैजार्ड प्लान, ठीक है। PHMP बोलते, उल्टा बोल दिया, PHMP होता प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, PHMP बोलते, प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान। और एक होता है रिव्यू का, एक क्या होता है, रिव्यू का भी ऑप्शन रहता है कि ओनर एजेंट एंड मैनेजर शैल रिव्यू द SMP पीरियोडिकली, ठीक है। और एक होता है सबमिशन का, सबमिशन में क्या है बेटा, सबमिशन वाले में ही बोला कि ओनर एजेंट आर मैनेजर शैल सबमिट द SMP टू RIM, ये 7 है। 8 में वही 4 वाला बात है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी SMP के सारे प्रोविजंस को लागू करवाने की, तो ओनर एजेंट एंड मैनेजर। 8 में भी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, सिर्फ सब रेगुलेशन 7 में ही ओनर एजेंट आर मैनेजर लिखा है, ओनर एजेंट आर मैनेजर लिखा है सब रेगुलेशन 7 में। सब रेगुलेशन 7 क्या है, सबमिशन ऑफ SMP,
एसएमपी को जमा करना। एसएमपी को कौन जमा करेगा? ओनर एजेंट आर मैनेजर टू द रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये मोटा मोटी एसएमपी को हम समझाने का प्रयास किया। और रिव्यू के बाद एक और सब रेगुलेशन 6 है जिसमें रिव्यू का दिया है, ठीक है। तो रिव्यू का भी इसके साथ ही बता दिया कि रिव्यू की जिम्मेदारी किसकी है? ओनर एजेंट मैनेजर जो पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद सेफ्टी कमेटी को बताएंगे भी, ये भी बोला है, ठीक है। 6 में, 7 में सबमिशन, 8 में इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। रेगुलेशन 105 को कई बार बताया होगा, कैसे कैसे दिमाग में आ गया तो बोल दे रहा हूं। उसमें हम बताए होंगे रेगुलेशन 105 का सब रेगुलेशन 105 का सब रेगुलेशन 5, 105 का सब रेगुलेशन 5, उसमें बताया कि ओपन कास्ट में जो बेंच का साइड होता है, या जिसको एज बोलो साइड बोलो, उसके 3 मीटर के अंदर में कभी भी कोई लूज डेब्रीज, स्टोन, ट्रीज को नहीं रहने दिया जाता। इसको एक बार दिमाग में रखिएगा, ठीक है।